तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ एक मुद्दा जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, काफ़ी बड़े स्तर पे जान और माल की हानि हुई, एक लंबे समय से अराजकता की स्थिति बनी रही, वो है मणिपुर हिंसा। आज के सेशन में आप सभी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि मणिपुर हिंसा के पीछे की वजह क्या है, मणिपुर की जातीय संरचना क्या है, क्यों मैतेई समुदाय के द्वारा एसटी दर्जे की मांग की जा रही थी और साथ ही कैसे इसका विरोध हो रहा था, क्या कारण था कि जनजातीय समूह जो थे मैतेई समूह के एसटी दर्जे के मांग देने के विरुद्ध थे, लगातार ये डिमांड, और इसके बाद कैसे सांप्रदायिक हिंसा में ये कन्वर्ट हो गया। इसको सांप्रदायिक हिंसा कहें या फिर इसको हम जनजातीय हिंसा कहें, है ना, जनजातीय हिंसा में ये पलट गया। और एक बार मैं ये भी समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से एसटी सूची में शामिल करने की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे राज्य सरकारें जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जो है अनुशंसा करती हैं, इसको लेकर के क्या क्या प्रोसीजर है। आर्टिकल 341 342 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कार्यालय है, वो किस तरीके से इसको लेकर के काम करता है, इसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। और हाल ही में अशांति क्यों उत्पन्न हो गई, क्या कारण रहा कि इतने बड़े स्तर पे अशांति आपकी जो है इस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। और इसके बाद जो है एक बार मणिपुर के भूगोल को भी समझेंगे, मणिपुर के हिंसा के इतिहास को भी समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। और इसके बाद जो है हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस समस्या के आने वाले समय में फिर से इस तरीके का दोहराव ना हो, इसको लेकर के क्या जो है समस्या का निदान किया जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों को लेकर के इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पूरा का पूरा जो मामला है मणिपुर हिंसा का, इसकी पृष्ठभूमि जो है आपकी दो जनजातियों के बीच संघर्ष का पूरा मामला है, ठीक है। दो जनजातियों के संघर्ष के पीछे की कहानी है। ये जनजाति कौन कौन सी है, एक कुकी जनजाति और दूसरी है मैतेई समुदाय। मैतेई समुदाय और जो आपकी कुकी जनजाति है, देखा जाए तो आमतौर पे जो मणिपुर है यहाँ पे 33 ट्राइबल्स जनजातियां रहती हैं, 33 या 34 के आसपास टोटल यहाँ पे जनजातियां रहती हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 ही है आपकी, ठीक है। 3 कौन कौन सी हैं सब कुछ समझेंगे एक एक करके, इत्मीनान से बस पूरे सेशन को आप समझते जाइए, मैं हर एक मुद्दे पर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो दरअसल मैतेई जनजाति जो आपकी है ये एसटी दर्जे को लेकर के मांग कर रही है, ये समुदाय, ठीक है। एक बार समझिए इसको, मैटर को सभी बच्चे। ये मैतेई समुदाय जो आप देख पा रहे हैं, ये समुदाय लगातार एसटी दर्जे की मांग कर रहा है, ये मांग कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार पहले हम जातीय जो है पूरे के पूरे मामले को समझते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है, कैसे यहाँ पे पूरा का पूरा जातीय समीकरण है, कैसे यहाँ का ज्योग्राफिकल है, इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और फिर क्यों मांग की जा रही है। देखिए मणिपुर जो है, आप इसको एक बार समझिए। मणिपुर के बारे में मैं मानचित्र में आता हूँ। सबसे पहले मणिपुर का मानचित्र समझते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे मणिपुर का मानचित्र है, ये वैसे राजनीतिक मानचित्र है। मैं राजनीतिक मानचित्र से आपको एक बार मणिपुर का एक मानचित्र यहाँ पे लेकर के आता हूँ। ये आप देखिए, ये देखिए, ये भारत का मानचित्र है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में ये घटना है, ठीक है। और उत्तर पूर्वी राज्य हमेशा जो है कोई ना कोई जो है आंतरिक सुरक्षा की चैलेंजेस से, लगभग ये जो 7 के 7 स्टेट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या यहाँ पर बनी ही रहती है, चाहे वो नागा विप्लववाद की समस्या हो, चाहे आपस में सीमा विवाद हो। असम और अरुणाचल के बीच में अभी आपको पता होगा कि सीमा विवाद आपका शांत हुआ। इससे पहले त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में काफ़ी लंबे समय से सीमा विवाद था। तो कोई ना कोई मुद्दा यहाँ पे चर्चा में रहता है, और यहाँ पे इसके पीछे का कारण है जनजातियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर, लंबे समय से, आज़ादी के बाद से ही इशू हैं ये आपके। ये इशू भी आज़ादी के बाद से ही आपका लगातार बना हुआ था। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका भारत का मानचित्र है, इसमें ये आप देखेंगे ये मणिपुर का मानचित्र है नॉर्थ ईस्ट में। तो मणिपुर में यदि आप इसको भौगोलिक तौर पे देखें तो 3 तरफ से ये ऊपर नागालैंड है, इसके नागालैंड, ठीक है। यहाँ पे देखें तो असम है इस तरफ, इसके पश्चिम में असम है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम है। तो 3 तो भारतीय राज्य हैं। इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है म्यांमार से, म्यांमार से। ये तो इसकी भौगोलिक स्थिति है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादातर पहाड़ियाँ हैं, लगभग 90% तो पर्वतीय क्षेत्र है।
90% ये पर्वतीय है। आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी वाले सेगमेंट पे आपने पढ़ा है ना, मणिपुर पहाड़ियाँ, कई सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बीच का जो क्षेत्र है इसका, ये सेंटर वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र इसका कैसा है, ये घाटी का क्षेत्र है, लगभग घाटी का क्षेत्र। तो ज्यादातर लोग जो रह रहे हैं वो इसी घाटी में रह रहे हैं, और इस घाटी का नाम है इम्फाल वैली। क्या बोलते हैं इसको, इम्फाल। मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, वो भी यहीं पर है, और ज्यादातर समुदाय आपका कहाँ रहता है, यहीं पर रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आमतौर पे इसको इस तरीके से कई बार इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भाई मणिपुर राज्य जो है एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके मध्य में क्या है, आपका सेंटर में क्या है, एक घाटी है, एक बड़ा सा मैदान है, खेल का मैदान की तरह है, और आसपास चारों तरफ से इसको क्या रखा है, पर्वतीय क्षेत्रों ने घेर रखा है। ठीक है, तो इसको एक फुटबॉल के मैदान की तरह कई बार आप सुनते होंगे। तो मणिपुर का लगभग 10% भूभाग आपका घाटी है। अब इसी को जूम आउट करते हैं घाटी वाले क्षेत्र को। ये देखिए आपका ये वाला क्षेत्र, आपका ये है इम्फाल सिटी, यहीं पर है आपका, ये है इम्फाल। ठीक है, इधर, और कई सारे यहीं पर ज्यादातर मैतेई समुदाय रहता है। इस क्षेत्र में ज्यादातर रहने वाला समुदाय कौन सा है, मैतेई समुदाय। ठीक है, तो यहां पर लगभग आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो, अब इसके बाद एक बार समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे जो टोटल, ये तो आपका ज्योग्राफी हो गया। एक बार समझते हैं यहां पे जो जनजातियां हैं, टोटल लगभग 33 या 34 ट्राइब हैं आपकी यहाँ पे मणिपुर में। ठीक है, जिनमें से 3 प्रमुख जनजातियां, एक तो मैतेई है आपकी, दूसरी नागा है, कुकी है ना। नागालैंड वाले क्षेत्र में नागा कुकी जनजातियों का बाहुल्य है, यहाँ पे अल्पसंख्यक जनजातियां हैं। कैसी हैं, अल्पसंख्यक जनजातियां हैं। तो इसमें ये आपका मैतेई समुदाय है। ठीक है, अब इसके बारे में 3-4 चीजें समझ लीजिए। एक तो इम्फाल घाटी में इनका दबदबा है, इम्फाल घाटी में दबदबा है इनका। लगभग टोटल देखा जाए 64% से ज्यादा आबादी आपकी यहाँ पर है। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जो जनजाति समुदाय है, मैतेई जनजाति समुदाय। कौन सी है, मैतेई जनजाति समुदाय। तो ज्यादातर इनका जो है इम्फाल घाटी में ज्यादातर ही है, और इनमें से ज्यादातर आपके हिंदू हैं। ठीक है, धार्मिक तौर पे देखें, धार्मिक संरचना की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे हिंदू हैं। टोटल मणिपुर की विधानसभा, जो इसका पॉलिटिकल पावर है, टोटल विधानसभा की बात करें तो टोटल विधानसभा में 60 सीटें हैं। 60 में से 40 सीटें मैतेई समुदाय के पास हैं, मैतेई समुदाय के पास हैं। आप समझ सकते हैं राजनीतिक तौर पे एक बड़ा दबदबा है इसका, है ना। इसके अलावा यदि आप देखें तो जो प्रदेश का 90% हिस्सा जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर पहाड़ियों पर लगभग जो है 35% से अधिक एसटी जनजाति जो दर्जा जिनको प्राप्त है, जैसे नागा और कुकी जनजाति है, इनको क्या प्राप्त है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा। आप सभी जानते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब है हमारे, अनुसूची 5 और 6 बनाई गई है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब है आपकी, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। वो ज्यादातर पहाड़ों में रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो उनके मात्र 20 विधायक हैं। तो राजनीतिक तौर पे देखें तो ये आपका एक सक्षम समुदाय है, यहाँ पर बड़ा प्रतिनिधित्व रखता है आपका। ठीक है, अब इसमें ज्यादातर हिंदू समुदाय है, लेकिन साथ ही मुस्लिम समुदाय का भी यहाँ पर काफी बड़े स्तर पे। ठीक है, 33 दर्जा प्राप्त जनजातियां हैं यहाँ पे, जिसमें से नागा जनजाति, कुकी जनजाति बड़ी जनजाति है। अब नागा और कुकी के बारे में बात करें, ये 2 जनजातियां हैं, ये बड़ी जनजातियां हैं 33 में से, जिनको एसटी का दर्जा प्राप्त है, एसटी का दर्जा प्राप्त है। मैतेई एक गैर, मतलब इसको दर्जा नहीं मिला अभी तक। मैतेई को अनुसूचित जनजाति है, तो जनजाति ये भी, लेकिन अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं प्राप्त है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं प्राप्त है। लगातार मांग चल रही है, 2012 से लगातार डिमांड कर रहे हैं लोग कि भैया हमें भी दर्जा दे दो। उसी के पीछे पूरा आप यही पृष्ठभूमि आप जब समझ पाएंगे तो पूरे मैटर को जान जाएंगे। ठीक है, तो 2012 से ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें क्या करो, मांग। इनके एक संस्था है मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति, शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, STDCM बोलते हैं। अभी कुछ मैं संस्थाओं के नाम लूंगा जो चर्चा में आएंगी। STDCM, ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हो मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति। ठीक है, तो मैतेई लोगों के लिए एसटी के दर्जे की मांग चल रही है। कब से मांग चल रही है, 2012 से। ये मतलब थोड़ा सा इसकी मांग तो काफी पहले से चल रही है, लेकिन
मांग जो है बहुत प्रखर हो गई आपकी। फिर इसके बाद मैतेई समुदाय के लोग हाई कोर्ट चले गए, मणिपुर हाई कोर्ट चले गए, ठीक है। और जब मणिपुर हाई कोर्ट गए तो अभी हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार से यह कहा गया, आमतौर पे आसान भाषा में यदि आप समझें तो राज्य सरकार से कहा गया कि भाई मैतेई समुदाय को आप क्या करिए, सम्मिलित करिए। किसमें सम्मिलित करिए? एसटी में सम्मिलित करिए। इसके लिए आवश्यक जो दस्तावेज हो, आवश्यक जो डॉक्यूमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजिए और इस समुदाय को भेजने का प्रयास करिए। इसके बाद ही हिंसा बहुत तेजी से फैली है। इसके बाद 2 मई को आयोजन बुलाया गया, किसके द्वारा बुलाया गया ये भी बताऊंगा। फिर 3 मई से बड़े स्तर पे आगजनी और बड़े स्तर की जो सांप्रदायिक हिंसा है, जनजातीय हिंसा है, वो यहाँ पे फैल गई। अब दरअसल देखिए मैतेई समुदाय का कहना क्या है। मैतेई समुदाय ये कह रहा है कि भाई जब 1949 में हम भारत संघ में विलय हुए, मतलब जब मणिपुर 1949 में भारत संघ में मिला, तो मैतेई को जनजाति की मान्यता इससे पहले प्राप्त थी। मतलब अंग्रेजों ने मैतेई को जो है जनजाति का दर्जा दे रखा था। तो मैतेई समुदाय ये मानता है कि उसको फिर से एसटी का दर्जा मिलना चाहिए ताकि उनके बहुत सारे अधिकारों को संरक्षित किया जा सके, चाहे वो पैतृक भूमि की बात हो, चाहे उनकी परंपरा हो, चाहे उनकी संस्कृति हो। आपको पता है कि जनजातियों के संरक्षण को लेकर के कार्य किया जाता है, ठीक है। तो पैतृक भूमि, परंपरा, उसकी संस्कृति, कल्चर, इसके लिए जनजातियां बहुत ज्यादा क्या होती हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, संवेदनशील होती हैं। तो ऐसे में मैतेई समुदाय का भी यही डिमांड है कि भैया जब हम पहले थे 1949 से पहले, तो हमें भी आप जो है अनुसूचित जनजाति के तौर पे मान के चलिए। अब आपको पता है कि पहले जब 1949 में मणिपुर भारत संघ का हिस्सा बना, तो पहले अनुसूची इसको केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे रखा गया था। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। और भारत का 19वां राज्य बना, ठीक है, 19वां राज्य बना मणिपुर में। और बहुत सारे कई मैटर हैं, जब आप इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास पढ़ेंगे पेड बैच में, तो वहां पर मैंने आपको इनर लाइन परमिट सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो 1972 में जब मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश बना, तो मैतेई समुदाय का मानना था कि जो बाहर के लोग हैं, है ना, बाहर के लोग मतलब जो मणिपुर के बाहर के हैं या जो जनजातीय कल्चर से बाहर के लोग हैं, वो मणिपुर में आकर के कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जगहों पे बसें। तो पहले वो इनर लाइन परमिट सिस्टम की मांग कर रहे थे, कह रहे थे हमें भी क्या होना चाहिए, संवैधानिक सुरक्षा होनी चाहिए। राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों से उन्हें प्रतिबंधित रखा गया है और जनजातियां लगातार कम होती जा रही। इनका कहना है कि पहले हमारी जो संख्या थी वो टोटल 64% के आसपास थी और अब 64% से घट करके हम क्या हो गए हैं, टोटल 53% में आ गए हैं। तो मैतेई समुदाय कह रहा भैया हमें संरक्षण की जरूरत है, हमारी जो संख्या है वो कम हो रही है, ठीक है। हमारा जो पैतृक भूमि है वो लगातार दूसरे कब्जा कर रहे हैं उसमें, तो इसलिए हमें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। यही मांग है जिस मांग का विरोध हुआ और इस मांग के विरोध के परिणाम स्वरूप जो है बड़े स्तर पे आप सभी को पता है कि क्या हुआ, ये सब जानते हैं, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा पूरे मैटर को, ठीक है, तो आप समझिए, मैंने आपको पहले बताया कि मणिपुर की जातीय संरचना क्या है। मणिपुर की जातीय संरचना की बात करें तो टोटल यहाँ पे 10% भूभाग जो इम्फाल घाटी का है, यहाँ पे मैतेई जनजाति रहती है, जो कि गैर जनजाति समुदाय के तौर पे अभी है। ये लगातार मांग करी कि मुझे जनजाति समूह के तौर पे लेकर के आ जाइए। तो और 60 में से लगभग 40 विधानसभा सीटें इनके पास हैं, तो ये राजनीतिक तौर पे सशक्त है, ठीक है। और ज्यादातर हिंदू हैं और यहाँ पे जो ये जनजाति है, यहाँ पे अल्पसंख्यक जनजाति है, नागा और कुकी जनजाति। तो ये जो पूरा का पूरा मामला था, मैतेई जनजाति और नागा और कुकी जनजातियों के बीच जो है लगातार ये आगजनी हिंसा, ठीक है, ये पूरा मामला है। तो नागालैंड लगातार, नागालैंड में आपकी ये जनजातियां काफी ज्यादा हैं, नागालैंड का यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो मणिपुर लगातार इस समय धधक रहा था। इतना खूबसूरत पहाड़ियों में बसा हुआ जो प्रांत है, खूबसूरत सिटी है, वो पूरी तरीके से आगजनी का शिकार हुआ। लगातार यहाँ पे हिंसा हुई, बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पे हताहत हुए। ये पूरा मामला है मणिपुर हिंसा का।
ठीक है, ये मणिपुर हिंसा का पूरा मामला है। अब आप लगभग मामले को समझ गए होंगे कि मामला क्या है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैतेई लोग क्या कर रहे हैं, एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। 2012 से लगातार मांग चल रही है। अब एक बार समझते हैं कि पूरा मैटर हुआ क्या, मतलब अचानक से कैसे हो गया। यहाँ पे मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, 4 पॉइंट से आप समझ जाएंगे पूरे के पूरे मामले को। लेकिन इससे पहले एक टाइमलाइन आपको बताने का प्रयास करूंगा कि भाई टाइमलाइन क्या रही, कैसे पूरा का पूरा मामला इतना ज्यादा चर्चा में आ गया, कैसे ये पूरा मामला इतना बढ़ा। दरअसल यहाँ पे जो मुख्यमंत्री, यहाँ के जो सीएम हैं, उनका नाम है बीरेन सिंह। क्या नाम है उनका? बीरेन सिंह। देखिए यहाँ पे एक ये है जगह, ठीक है, बीरेन सिंह। तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है चूड़ाचांदपुर। यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं, ये टोटल 16 जिले हैं शायद मेरे ख्याल से, है ना। अभी एक बार देख, हाँ 16 जिले हैं इसमें। मणिपुर का ये वाला मानचित्र देख रहे हैं ना आप, टोटल 16 जिले हैं। तो 27 अप्रैल को जो सीएम थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे बीरेन सिंह, चूड़ाचांदपुर पे उन्होंने एक जिम का उद्घाटन किया था, ओपन जिम का उद्घाटन किया था। तो जैसे उद्घाटन करने वाले थे, मतलब 27 अप्रैल 2023 की बात कर रहा हूं, यहाँ पे उद्घाटन करने वाले थे, तो वहां पे पहले आग लगा दी गई इसके विरोध में। इससे पहले हाई कोर्ट का निर्णय आया था कि भाई आप मैतेई समुदाय के लिए राज्य सरकार जो है आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करे, किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, फिर 28 अप्रैल को क्या हुआ, चूड़ाचांदपुर में से जुड़े हुए 5 जिले जो हैं आसपास के, इन सभी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। अभी हाल ही में बड़ा चर्चा में चल रहा है कि भैया यहाँ पे इंटरनेट सेवाएं को फिर से बहाल किया जाए। हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है, अभी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 28 अप्रैल को चूड़ाचांदपुर जो आपका है, इसके आसपास के इलाकों में हर जगह में क्या किया गया, इंटरनेट को बंद कर दिया गया। ठीक है, धारा 144 लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में लगातार झड़प की खबरें आ रही थी। अब सबसे ज्यादा मामला गड़बड़ हुआ 2 मई के बाद। 2 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, इस संस्था का नाम भी आप एक बार थोड़ा सा जान लीजिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदार है इस पूरी घटनाक्रम के लिए। ये संस्था ATSUM, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, ठीक है, इसके द्वारा इम्फाल में एक रैली निकाली गई। ठीक है, जनजातीय एकता समुदाय को लेकर के एक रैली निकाली गई और उस रैली के बाद ही आपकी क्या हुई, हिंसा भड़क गई। 3 मई को ये पूरी की पूरी रैली थी। 2 मई को आह्वान किया गया था, 3 मई को जो है आपकी रैली का जो है आपका, उसके बाद ही इलाकों में लगातार हिंसा होनी चालू हो गई। ठीक है, जितने भी एरिया थे उन सभी एरियो में लगातार हिंसा हुई, आगजनी हुई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका जितने भी इलाके हैं, सारे के सारे इलाके, ये इम्फाल घाटी में आपका जो है यहाँ पे रैली निकाली गई थी। और 3 मई को, मतलब यहीं से 3 मई से ही पूरी की पूरी आगजनी की घटना और ये सारी चीज़ें होने लग गई। अब जैसे ये घटना हुई तो हिंसा को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 355 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये दायित्व होता है कि वो राज्य की सुरक्षा करे, है ना। राज्य को, मतलब जितने भी हमारे 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके सुरक्षा का दायित्व किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके तहत? आर्टिकल 355 के तहत, अनुच्छेद 355 एक बार बेयर एक्ट में जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हिंसा को रोकने के लिए सेना भेजी गई, CRPF भेजी गई, असम राइफल्स के जवान भेजे गए, राज्य पुलिस भेजी गई, रैपिड एक्शन फोर्स भेजी गई, दुनिया भर की फोर्स यहाँ पर पहुंच गई। लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा नहीं रुकी। लगातार यहाँ पर लोगों के घरों को जलाया गया, वाहनों को जलाया गया, रोडों में ये हालात थे। मतलब आप देख सकते हैं रोड की स्थिति क्या थी, ये था, चारों तरफ आग ही आग, आगजनी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मारे जा रहे थे। ठीक है, सबसे बड़ी घटना चूड़ाचांदपुर में भीड़ ने पुलिस कर्मियों पे भी हमला किया, बड़े स्तर पे पुलिस कर्मियों पे हमला किया गया, घात लगाकर अधिकारियों को मारा गया, कई सारे लोग घायल हो गए। फिर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है अमित शाह जी से मिला। 14 मई को वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो गृह मंत्री के पास आए, अमित शाह जी के पास आए। इसके बाद जो है फिर घटना अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, सुगनू और फाइंग वाले क्षेत्र में फिर से हिंसा चालू हो जाती है, पुलिसकर्मी सहित फिर से काफी लोग मारे जाते हैं। मतलब
अब ये पूरी की पूरी जनजाति हिंसा एक तरफ जनजाति के साथ भी हो रही है, पुलिस और जो हमारे सुरक्षा बल हैं इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी हमला हुआ। इसके बाद 29 मई को गृह मंत्री अमित शाह जी मणिपुर पहुंचते हैं, राजधानी इंफाल में पहुंचते हैं। चूंकि सरकार यहाँ पे जो है आपकी जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसी के, तो गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचते हैं, इसकी राजधानी इंफाल पहुंचते हैं। और इसी टाइम पीरियड पे काफी सारे लोग सामने आए, जैसे कि लाइक आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी ओलंपिक पदक विजेता हैं, है ना, एमसी मैरी कॉम, उनके द्वारा ट्वीट किया गया। मीराबाई चानू ने कहा कि भैया इस मुद्दे को जल्दी जल्दी सुलझाइए नहीं तो हम पदक वापस कर देंगे। तो सरकार पे लगातार दबाव बन रहा था इस हिंसा को सुलझाने का। सरकार देखो कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन कई बार क्या होता है चीजें, लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला सरकार के इतने सारे एक्शन काफी लंबे समय तक चला, अभी भी कंटिन्यूअस वहां पे तनाव की स्थिति है, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है पूरी तरीके से, ठीक है। तो लगातार बहुत सारे जो वहां से नॉर्थ ईस्ट के लोग थे उनके द्वारा दबाव बनाया गया। फिर इसके बाद जो है अमित शाह जी 1 जून के दिन जो है उन्होंने जो इम्फाल में राहत शिविर बहुत सारे बनाए गए थे वहां का दौरा किया, लोगों को बोला जो हिंसा में व्याप्त हैं देखिए आप सरेंडर कर दीजिए। इसके बाद जो है धारा 144 को मतलब लगातार वहां पे लगा के रखा गया, तो कंडीशंस खराब होती गई, लगातार गांव के गांव जला दिए गए, ड्रोन से हमले किए गए, ड्रोन से निगरानी की गई, ऐसी भी बहुत सारी चीजें सुनने में आई हैं। तो मणिपुर की स्थिति बहुत ज्यादा जो है एक आरक्षण के मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा जो है भयावह बन गई और ये हिंसा अपने आप में बड़ी शर्मनाक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझा कि मैतेई समुदाय जो है उसकी डिमांड ने किस तरीके से पूरे क्षेत्र में आगजनी हुई। तो मामला क्या है, एक बार मामले को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। 3-4 पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा, इन 3-4 पॉइंट से आप समझ जाएंगे कि मणिपुर में इतना हुआ कैसे। देखो मणिपुर की जितनी भी आबादी लगभग 38 लाख के आसपास यहाँ पे लोग हैं, 38 लाख के लोगों में से सबसे बड़ा समुदाय मैतेई समुदाय है, ठीक है, ठीक है। ज्यादातर कहाँ रहते हैं, इम्फाल घाटी में रहते हैं, ठीक। मणिपुर हाईकोर्ट ने क्या किया, राज्य सरकार को आदेश दिया कि भैया जो मैतेई समुदाय है इसको एसटी का दर्जा दिया जाए। इसका विरोध कौन कर रहे थे, कुकी और नागा जनजाति के लोग कर रहे थे। विरोध का कारण भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण रहा होगा विरोध का, लेकिन लगातार नागा और कुकी जनजाति या जो आरक्षण का दर्जा प्राप्ति जनजाति हैं उनको जो एसटी का दर्जा प्राप्ति जनजातियां हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था। ये मांग क्यों कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया 1949 से पहले हम क्या थे, हम एसटी ही थे। मैतेई समुदाय कह रहा है कि 1949 से पहले हम एसटी थे, ठीक है। जब रियासत थी यहाँ पे हमारे राजा बोध सिंह थे, पहले यहाँ पे राजा बोध सिंह थे, तो उस समय हमें एसटी का दर्जा ही प्राप्त था, ठीक है। लगातार आजादी के 75 साल के दौरान हमारी आबादी घटी है, हमारे आसपास के क्षेत्रों में लोगों का बसावट हो रहा है, ऐसे से हमारी सांस्कृतिक पहचान खोई जा रही है। तो इसी का विरोध कर रही है नागा और कुकी जनजाति, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भैया ज्यादातर लोग तो यही हैं, इनका परसेंटाइल ज्यादा है, इनका राजनीतिक प्रभाव ज्यादा है, ये बहुसंख्यक वर्ग है यहाँ पे, तो ऐसे में जो है मणिपुर में इनका दबदबा है, 60 में से 40 सीटें इनके पास है राजनीतिक तौर पे ये, तो इनको पता है कि यदि मतलब मैतेई को यदि आरक्षण मिल जाएगा तो ऐसे में फिर उनके जो अधिकार हैं, उनके जो हक हैं, उन हकों को जो है वो समाप्त हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मतलब अपने अपने अधिकारों अपने अपने हितों की बात हो रही है। तो इस कारण से पूरा मुद्दा आरक्षण का है, एसटी जनजाति को बनाने को लेकर के है, और इसी कारण से जो है ये पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हुआ है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा देखो पॉलिटिकल भी मामला है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, आए दिन जो है उनके द्वारा भी कई बार जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए गए कि नागा और कुकी जनजाति के लोग घुसपैठिए हैं, है ना, क्योंकि मैतेई जनजाति का दबदबा है, तो कई बार जो है ऐसे स्टेटमेंट भी आते रहते हैं, और उस कारण से पूरा का पूरा मामला हुआ। और इसीलिए आप सोचिए, चूंकि मैतेई समुदाय का इतना ज्यादा प्रभाव है, इसलिए यहाँ पे हिंसा इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई, इतनी बड़ी हो गई है पूरी की पूरी हिंसा, इतनी शायद नहीं होती, ठीक है। तो एक जनजातीय आरक्षण का मुद्दा, एसटी का दर्जा का मुद्दा पूरे प्रदेश को आग में झोंक देता है, ठीक है। तो मैंने पहले तो आपको ये चीज क्लियर कर दी कि ये क्यों मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया हमें संवैधानिक सुरक्षा की जरूरत है। मैतेई समुदाय कह रहा है कि भैया हम पहले 1949 से पहले जब भारत संघ में मिले थे, इससे पहले एसटी थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
मैतेई समुदाय का क्या कहना है कि 1949 से पहले हम क्या थे, एसटी ही थे, इसलिए हमें अगेन एसटी का दर्जा दे दिया जाए ताकि हमारी परंपराएं, हमारी भूमि, हमारे जो अधिकार है वो फिर से सुरक्षित रह सकें, हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सके, है ना। लेकिन इसी का विरोध कौन कर रहा है, कुकी जनजाति। क्यों कर रहे हैं, अब इनको एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। ये क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं देखिए इनकी राजनीतिक लाभ इनको ज्यादा है, मैतेई समुदाय को अधिक ज्यादा उन्नत है इनके पास, ये चाहे इकोनॉमिक तौर पे देखें या एजुकेशनल तौर पे देखें, मैतेई समुदाय ज्यादा प्रभावशाली है। तो यदि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो नागा और कुकी जनजाति के लोग कह रहे हैं कि भैया हमें ना तो नौकरियों में, मतलब नौकरियों के अवसरों में हानि होगी, आपको पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्ति जो उन्हें हो जाती है उससे वो बेदखल हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे में इन्होंने ये भी कहा कि जो मैतेई लोग हैं उनकी भाषा मणिपुरी है, वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो ऐसे में मतलब उनको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उनकी तो जो लैंग्वेज है मणिपुरी, उसको तो ऑलरेडी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, उसे तो 22 भाषाओं में सम्मिलित किया गया है, तो जरूरत हमें है। नागा और कुकी कहते हैं कि भैया हमारे ऊपर डेवलपमेंट करिए, हमारे ऊपर, हम अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इसलिए लगातार विरोध कर रहे हैं कि इनके हितों को लेकर के समस्या न आए। अब देखो मुद्दा क्या है, कैसे कोई जनजाति जो है एक अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित होती है, पहले इसको समझिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। देखिए आमतौर पे राज्य सरकारों के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा करती हैं। किससे करती हैं, केंद्र सरकार से, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा एक मंत्रालय है जनजातीय कार्य मंत्रालय, तो जब राज्य सरकार अनुशंसा करती है, आवश्यक डॉक्यूमेंट, आवश्यक जो भी उसको लेकर दस्तावेज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, तो जो आपका अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्रालय है वो उसकी समीक्षा करता है, ठीक है। समीक्षा करने के बाद फिर वो जाता है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, वहां पे रजिस्ट्रार जनरल का अनुमोदन, वहां पे उसको जो है रजिस्ट्रार जनरल के पास जाकर के वहां से उसको अनुमोदित होना होता है। अनुमोदन होने के बाद ये भेजा जाता है आयोग को, एक लंबा प्रोसीजर है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अनुशंसा करेगी। यही बात हाई कोर्ट ने बोला था कि मैतेई जनजाति के लिए आप आवश्यक डॉक्यूमेंट भेजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो पहले कहां जाएंगे, अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्रालय, उस मंत्रालय के द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद वो होम मिनिस्ट्री जाएंगे, गृह मंत्रालय, वहां पे रजिस्ट्रार जनरल के अनुमोदन होते हैं। उसके अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास जाएगा, ठीक है। आयोग भी अपनी रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बना करके कैबिनेट को देगा, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत होता है और अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल का होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल एक बार इसको फाइनल कर देता है, आदेश दे देता है कि हाँ भाई इस जनजाति को आप अनुसूचित जनजाति बनाइए, तो आपको पता है इसको लेकर के संसद में फिर एक विधेयक आता है, एक कानून आता है बकायदा, ठीक है। संसद में एक विधेयक आता है, और जब वो विधेयक आता है, उस विधेयक के तहत जब विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है, सोचिए कितना लंबा प्रोसीजर है। जब वो विधेयक आपका क्या होगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी कानून बना हुआ है, संविधान में अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 है, मतलब एससी और एसटी के लिए ऑलरेडी एक आपकी लिस्ट बनी हुई है जहां पे लिखा हुआ कि ये जनजातियां जो है आपकी एसटी हैं। तो संविधान में अनुसूचित जनजाति आदेश, उसमें संशोधन करना होता है, इसलिए विधेयक आता है, ये एक संशोधन विधेयक के तौर पे आता है सारा का सारा, ठीक है। और संशोधन विधेयक फिर लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा, फिर इसके बाद राष्ट्रपति कार्यालय पे जाएगा, और राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 341, 342 के तहत अंतिम निर्णय लेते हैं, ठीक है। तब जाकर के वो एसटी में बनता है। इतना लंबा प्रोसीजर है। इसी की डिमांड थी, इसी को लेकर हाई कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया था, इसी को लेकर हाई कोर्ट ने कहा था, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा मामला समझना है, ठीक है। तो मणिपुर में लंबे समय से इनर लाइन परमिट सिस्टम की भी मांग चल रही थी कि भैया हमें, ताकि मतलब पहाड़ी क्षेत्रों से कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से प्रवासियों की घुसपैठ हो रही है, इनके क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की भी समस्या है, वहां पे अफीम की खेती बड़े स्तर पे हो रही है, ऐसे करके कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से मैतेई समुदाय एसटी की मांग कर रहा है कि भैया एसटी की मांग हो जाएगी तो कम से कम हमारे ऊपर, हमारा भी जो हमारे अधिकार है उनको जो है, जो संवैधानिक प्रोटेक्शन है वो हमें मिल पाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
चलिए, ये आप समझ गए, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आया सभी को? एक बार थोड़ा सा बताएं, क्लियर है, स्पष्ट है कि नहीं है? हाँ, लगभग आमतौर पे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। संविधान, हाँ, ये संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक नहीं होता ये, संविधान नहीं, ये एक एक्ट है आपका अधिनियम है, उसके उसमें एक पूरा ये आदेश है आपका, संविधान आदेश, अनुसूचित संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950, तो इसमें जो है आपका संशोधन करना होता है, पर्टिकुलर संविधान संशोधन नहीं है आपका, ठीक है। तो बहुत सारा मामला है, देखो और पीछे की कहानी यदि बैकग्राउंड पे जाएंगे तो बहुत अलग है, मतलब कि कहते हैं कि इससे पहले जो है कुकी जनजाति जहां पे रहती थी उसके ग्राम के निवासियों को बेदखल किया जा रहा था, ठीक है। कई जिलों से लगभग 38 गांवों को अवैध बस्ती के तौर पे जो है उनको अवैध बस्तियां घोषित कर दी गई थी। अतिक्रमणकर्ता जो है कुकी जनजाति के लोगों को घोषित कर दिया गया था। अफीम की खेती और नशीली दवाओं के कारोबार के लिए उनके क्षेत्रों को जो है वहां पे अतिक्रमण किया गया, आरोप लगाया गया। तो इस तरीके से उनका निष्कासन किया जा रहा था कुकी जनजाति के लोगों का। तो कुकी जब वहां से निष्कासित हो रहे थे, अनुच्छेद 371 आपका जो है प्रोटेक्ट करता है, मतलब उनके लिए अलग से मणिपुर के लिए आर्टिकल 371C में लिखा गया है कि भैया मणिपुर की जो विधानसभा में एक समिति जो है, मतलब राज्य में जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के उसको स्वायत्तता प्राप्त है, वो डिसीजन लेंगे कि क्या कारण होंगे, ये सारी चीजें। राज्यपाल को स्पेशल पावर होती है, ग्राम सभा को स्पेशल पावर होती है, आर्टिकल 371 आप लोग एक बार पढ़िएगा, ठीक है। तो वो सब चीजें बैकग्राउंड में चल रही थी और लेकिन साथ में ये मुद्दा निकल के आ गया और इस कारण से इतने बड़े स्तर की मामला हो गया। अब होना क्या चाहिए भैया, देखो होना क्या चाहिए, दरअसल फिर से इसको एक बार नए सिरे से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है पूरे मामले की, कि एसटी का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इससे पहले कई सारी कमेटी बनाई गई हैं। पहले एक लोकुर समिति बनाई गई थी 1965 में, 1965 में लोकुर कमेटी बनाई गई थी। इसके द्वारा कई सारी रिकमेंडेशन की गई थी। इसने कहा भैया एसटी के लिए 5 लक्षण होने चाहिए, आदिम लक्षण होने चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क और संकोच होना चाहिए, पिछड़ापन होना चाहिए। ये सारी चीजें एसटी के लिए मतलब उन्होंने पैरामीटर्स दिए थे लोकुर कमेटी ने। इसके बाद भूरिया आयोग बनाया गया 2004 में, 2002 से 2004 में एक भूरिया आयोग बनाया गया था। तो भूरिया आयोग ने भी कई सारी बातें कही थी कि भाई जनजातीय भूमि और वर्ण, स्वास्थ्य, शिक्षा और इनके लिए क्या, इन पे ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। इसके बाद 2023 में प्रोफेसर वर्जीनियस सासा की एक अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी 2013 में, ठीक है। तो 2013 में भी 5 मुद्दों पे बात हुई थी कि भाई इनका आजीविका और रोजगार क्या है, शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, इनका प्रवासन माइग्रेशन तो नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई दूसरे लोग तो आके नहीं रह रहे हैं, यहाँ पे संवैधानिक मामला क्या है, संविधान क्या कहता है इसको लेकर के, ये सारे मैटर को समझने का प्रयास करना है, ठीक है। इसके बाद पहली चीज तो एक बार फिर से रिव्यू होना चाहिए और रिव्यू होने के बाद फिर उसी हिसाब से फिर से अगेन क्या होने चाहिए, स्टेप लेने चाहिए, ठीक है। तो पहला है रिव्यू की बात। दूसरा, म्यांमार से जो अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं, बड़े स्तर पे जो है म्यांमार से घुसपैठिए आ रहे हैं, तो इन घुसपैठियों को म्यांमार सरकार से बात करके, देखो म्यांमार की बॉर्डर जिन जिन राज्यों में लग रही वहां अराजकता बहुत ज्यादा है, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, हर जगह, ठीक है। वहां एक तो छिद्रित बॉर्डर है, पूरी तरीके से सीमा के आर पार जा सकते हैं और वहां पे बड़े स्तर पे कैंप लगे हुए हैं जो वहां से भारत में जो अराजक तत्व हैं वो आकर के भारत को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। तो म्यांमार बॉर्डर को भी क्या करना चाहिए, सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए सरकार को बड़े स्तर पे, ठीक है। आपसा के बारे में आप सभी जानते हैं, वहां पे आपसा लगा हुआ है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। मणिपुर की इरोम शर्मिला के बारे में आप सभी जानते हैं, उन्होंने लगभग 14 साल तक का वहां पे उपवास रखा, भाई इसे हटा लिया जाए, लेकिन ये ऑलरेडी लगा हुआ है। अभी जो स्थिति परिस्थिति है, ऐसे में सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपसा में सुधार करे ताकि लोगों में एक विद्रोह की भावना कम हो। दूसरा, कानूनी व्यवस्था को बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी करें, ऐसा न रहे कि मैतेई समुदाय का दबदबा है तो मैतेई समुदाय के लोगों के लिए ही प्रभावशाली रहे। सुरक्षा बलों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोका जाए, ऐसा ना हो कि सुरक्षा बल भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें। मैतेई समुदाय के पक्ष में होने वाली जो कार्यवाहियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, एक तरफा कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और सरकार को इस क्षेत्र के लोगों को
अपनेपन की भावना, स्वामित्व की भावना, खुद को निर्णय लेने की भावना, उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, इन सब पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो जनजातियां हैं ना, ये नागा समुदाय की जनजातियां हैं, नागा और कुकी। नागालैंड में वैसे भी ऑलरेडी लंबे समय से एक अलगाववाद का मुद्दा चल रहा था। पहले तो भारत से अलग होने की बात थी, फिर ग्रेटर नागालैंड की बात थी। और यदि ये समुदाय यहाँ पे जरूर अल्पसंख्यक है, फिर नागालैंड में यदि किसी तरीके की अराजकता की स्थिति बनती है तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में ले आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये टोटल पूरा का पूरा मामला है, जो इसीलिए देखो मणिपुर का हिस्सा भी शामिल है ग्रेटर नागालैंड में। अधिकारों की राइट की बात है, क्योंकि यहाँ पर एक ये पूरा का पूरा मुद्दा बना रहता है। तो ये आपका पूरा का पूरा मामला मणिपुर हिंसा का था। शायद मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे पूरे मामले को। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें थी समझाने का प्रयास किया है। अब आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ इसमें कि आपको ये काम करना है। यदि आप ये 2-3 काम करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो आर्टिकल 341 पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 342 पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 371C पढ़ लीजिएगा। ये 3 तो आप पढ़ ही लीजिएगा, आर्टिकल 341, 342 और आर्टिकल 371C। बेयर एक्ट में जाना है, मैंने क्लास में पढ़ाया, पॉलिटी की क्लास में आप देखेंगे तो बेयर एक्ट में मैंने चर्चा की है, क्लास में पढ़ाया है, सारी चीज़ें बताई हैं। आप एक बार फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? सभी लोग एक बार देख लीजिए। अनुसूची 5 और 6 भी एक बार देख लीजिएगा, उसमें भी जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये पूरा मामला था। अब आगे इससे जुड़ी हुई यदि कोई और आगे की बात होती है, कुछ भी होती है, तो अगले सेशन में लेकर के आऊँगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा एक बार इसमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं लगातार आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनके बारे में जानकारी देता रहूँगा। यदि आप किसी न्यूज़ के बारे में, कोई खबर के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें समझा पाऊँ और आपको बता पाऊँ। ठीक है, चलिए।